हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग एक और आपका हिस्ट्री का चैप्टर दैट इज द मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्रीडम स्ट्रगल को। आज से हमारा स्ट्रगल टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश क्राउन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं। देखिए गाइस, नेशनलिज्म वर्ड मैंने यहां पर यूज किया है। नेशनलिज्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स द नेशन। जब आपको आपके नेशन की फिक्र सताना स्टार्ट कर दे, जब आपको अपने नेशन के इंटरेस्ट की फीलिंग हो जाए कि मेरे नेशन के साथ गलत हो रहा है, मेरे नेशंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनको लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग रहेगी। आखिरकार ये नेशनलिज्म का वर्ड जो है, इसके जन्म जो है ये कहां से हुआ, तो इसकी जो हिस्ट्री हमें पता चलती है वो ये है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1789 के टाइम पर फ्रांस में, फ्रेंच में, जब वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। वहां से नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो यूरोप की बाकी स्टेट्स में फैल गया और वहां से ही ये कंसेप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी एंटर होता है। नेशनलिज्म के अंदर हम लोग एक चीज समझते हैं कि हम अपने लोगों के लिए जो है बात करते हैं। हम अंग्रेजी हुकूमत को एक अलाइन पावर जो है या एक एलियन पावर जो है वो समझते हैं। हम समझते हैं ये एक फॉरेन रूल है जो हमारे धरती पर रूल कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि यहां के लोगों को क्या चाहिए, जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मोटिव रखकर, उसको सेंटर रखकर जो है यहां की पॉलिसीज को, यहां के प्रोग्राम्स को फ्रेम कर रहा है। सो फॉर दैट रीजन हम लोगों के अंदर ये चीज जो है आएगी और हम लोग जो है इसके लिए फाइट करेंगे। तो गाइज यहां पर जो सबसे चीज आपको दिख रही है दैट इज व्हाट यहां पर आ रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म कैसे पैदा हुआ, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिख के लाया हूं आज आपके लिए। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, ये मेन रीजन है इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए। हम लोग जो नेशनलिज्म लाएंगे, हम जो फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो पार्ट है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो इसमें मेन रीजन है वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अगर हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें तो कुछ इस तरीके से हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को देखें तो हम देखते हैं कि नॉर्थ में किसी अलग राजा का रूल चल रहा है, साउथ में किसी अलग राजा का रूल चल रहा है, सेंट्रल इंडिया में किसी अलग राजा का रूल चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर पॉलिटिकली डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड अमंग डिफरेंट सिस्टम के अंदर, जहां पर एक राजा का दूसरे राजा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसके एग्जाम्पल आपने देखी होगी, मराठा और जो हमारे मैसूर के राजा थे, उनके आपस में जो अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ाई। देखिए, डिवाइड हम लोग थे, तभी तो हम पर रूल किया गया, तभी तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ खेली। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कब्जा किया तो भाई साहब इन्होंने एंटायर इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ला ली, मतलब लेकर आ गए ये लोग। समझिए इस पॉइंट को कैसे। पहले इंडिया अलग अलग राजा के अंदर रूल हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर सब राजाओं को, जमींदार्स को, या छोटे छोटे जो भी आपके रजवाड़े थे, उन सबको खत्म करके एक पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी गई ऊपर, दैट इज ब्रिटिश, और आपको उसके अंडर रूल होना है। यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ब्रिटिशर है और ब्रिटिशर्स के अंदर आपको रूल होना है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया है, चाहे वो ईस्ट इंडिया है, चाहे वेस्ट इंडिया है, चाहे साउथ इंडिया है, आप सबको एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रूल होना है। अब इससे क्या होगा, तो भाई साहब इससे होगा ये कि ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसी होगी ना, वो सब के लिए या तो अच्छी होगी तो या तो बुरी होगी। तो इस चीज ने हमारे इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म को जगाया कि ब्रिटिशर्स कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है, उसी पॉलिसी को साउथ वाला भी अपोज कर रहा है, उसी को ईस्ट वाला भी अपोज कर रहा है, इसी को नॉर्थ इंडिया वाला भी अपोज कर रहा है, इसी को वेस्ट इंडिया वाला भी अपोज कर रहा है। तो ये जो आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इंडिया को देख रहे हो, इस तमाम इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक ही नजर होगी।
और हम लोगों ने यह कहा कि हम लोग अलग अलग क्यों लड़े। इसका उदाहरण हमारे पास एक ये भी है कि हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक जो है वो हमारा फ्लॉप हो गया, वो हमारा फेल हुआ था। उसके पीछे का रीजन भी हमने देखा तो हमने पाया दैट वी आर नॉट यूनाइटेड। इफ यू आर यूनाइटेड एट दैट टाइम तो हमें शायद उसी टाइम पर आजादी मिल चुकी होती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक टाइम था यूनाइट होने का, यूनाइट होकर एक गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लड़ने का। और हमारे लोगों ने मोस्टली जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर उस टाइम पर थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो उस टाइम पर जिन लोगों के पास एजुकेशन था, उन्होंने अपनी वेपन को ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो ये पॉइंट आई होप सो आपको समझ आ गया हो। ठीक है, सो हम पॉलिटिकली भी एक ही गवर्नमेंट के अंदर रूल हो रहे, इकोनॉमी भी हमारी एक ही गवर्नमेंट संभाली है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमारे जो है एक ही गवर्नमेंट सिखा रही है। तो उनकी जो पॉलिसी होगी अब इनकी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होगी वो इक्वालिटी पे होगी ना, काइंड ऑफ कह सकता हूं मैं इक्वालिटी इन द सेंस। मान लीजिए कि उन्होंने कोई रूल निकाला कि आज के बाद सब लोग रेड कलर के कपड़े पहनेंगे, तो वो सब जगह पर अप्लाई होता था, तो अपोजिशन भी जो है सब जगह से आएगी। तो लोगों ने बहुत जल्दी इस चीज को समझ लिया कि भाई साहब हमारी जो लड़ाई है वो एक गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो क्यों ना हम लोग यूनाइट हो जाए। तो जब ये यूनाइट वाली फीलिंग इंडियंस के अंदर आ गई, वी कॉल्ड इट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। पॉइंट को समझिए, नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना या मुझे कॉल कर देना, मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। दूसरे पॉइंट पर समझते हैं, इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। बिल्कुल सही, वेस्टर्न एजुकेशन क्या है? देखिए वेस्टर्न थॉट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे वेस्टर्न थॉट्स में हम लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देख लो तो उन्होंने बड़ी बड़ी थ्योरीज दी हुई हैं। थ्योरीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, स्टेट कैसे बनती है, स्टेट इन द सेंस कंट्री कैसे बनती है, हाउ गवर्नमेंट लुक लाइक, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, गवर्नमेंट जो है, अच्छा लोग जो हैं उनका क्या रोल होता है एक कंट्री के अंदर। तो हर एक किस्म के रोल्स जो सोसाइटी में पाए जाते थे उन पर डिस्कशन होने लगी। वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्ट में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इक्वालिटी की जैसी जो है, साथ ही साथ ये बातें कर रहा है इक्वालिटी की, फंडामेंटल राइट्स की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की। ये सब बड़ी बड़ी बातें वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही हैं। तो हमारे जो इंडियंस उस टाइम पर वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, वही लोग इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई साहब ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इतनी हाई फाई बातें कर रहे हो, इंडिया में क्या दे रहे हो आप लोग? क्या आप इंडिया को कुछ दे रहे हो? तो देखिए वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि इससे पहले की जो क्लास मैंने आपको बताई थी उसमें हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने तो एक ही चीज कही थी ना कि भाई साहब वेस्टर्न एजुकेशन लो, और उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोल ली। तो उन यूनिवर्सिटीज से हर साल हमारे कितने बच्चे ग्रेजुएट, कितने बच्चे मास्टर डिग्री लेकर सामने आ रहे हैं, और वो भी वेस्टर्न फिलॉसफी से। उन्हीं की एजुकेशन, उन्हीं के खिलाफ हम लोग यूज कर रहे हैं, उनसे हम लोग उन्हीं की भाषा में उनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि एक इंसान के लिए सोसाइटी में, अगर आपने कहा है आपके सोसाइटी में ये चीज़ है कि अगर आप एक इंसान को एक सोसाइटी में हैप्पीली लाइफ जीनी है तो उसके पास कुछ इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट्स उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए फ्रीडम ज़रूरी है, उसके लिए जो है हर चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। तो कहता आप इंडियंस को क्या दे रहे हो? आप इंडियंस को जो है पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बातें कर रहे हो, और इंडिया में क्या कर रहे हो आप लोग? स्टिल अनइक्वालिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन का जो इंपैक्ट इंडियंस के ऊपर पड़ा, जो हमने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, उसका भी कहीं ना कहीं लिंक जोड़ा जाता है इंडियन नेशनलिज्म के साथ। इसने भी कहीं ना कहीं हम इंडियंस के अंदर जब ये फीलिंग हमको पड़ी, सोचो ना, अब ऐसा था कि इंडियंस को कोई बड़े हाई पोस्ट पर नहीं रखा जाता था, तो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हम लोग समझ रहे हैं, और हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको गुमराह करके रखा हुआ है, किस तरीके से वो हमारा शोषण करते आ रहे हैं एक लंबे समय से, और हम लोग अब इसको सहने वाले नहीं हैं। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जैसे जैसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया, जैसे जैसे इंडिया में ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया गया,
कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनका आमना सामना जो है वो होना स्टार्ट हो गया। जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड पर हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया जो है वो छोटी हो गई है। आज आप अगर यहां से दुबई जाना चाहते हो तो 4 या 5 घंटे में आप दुबई पहुंच जाओगे। अगर इसी को हम पहले बात करें तो आपको अगर घोड़े पे जाना पड़ता या पैदल जाना पड़ता तो इट विल टेक 2 मंथ्स, 2 महीने लगते। सेम दोस्तों अब देखो इंडिया है, इंडिया में साउथ में एक इंसान है और एक आपका बैठा हुआ है दिल्ली में। यहां पर हमें ऐसे समझाता हूं आपको। अब साउथ वाले को दिल्ली जाना है, मान लेते हैं। पहले क्या होता था, इसको यहां से यहां तक जाना है तो टाइम लगता था। जैसा ट्रेन्स भी ब्रिटिशर्स ने खाली इंडियंस के लिए नहीं खोली थी। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू सिट इन ट्रेन्स शुरू में। ये तो बाद में हुआ कि चलो इंडियंस को भी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन शुरू में अंग्रेजों ने सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने काम के लिए ट्रेन की इन्वेंशन इंडिया में करी थी। तो आप लोग जब एक ही जगह पर स्टैटिक हो, आप ये अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर हो, तो आपके आइडियाज कैसे शेयर होंगे भाई साहब? मेन बात तो यहां पर आइडिया शेयर करने की है कि आप क्या सोचते हो अंग्रेजों के बारे में और हम क्या सोचते हैं अंग्रेजों के बारे में। यह फर्क कैसे पता चलेगा लोगों को? अब ऐसा है कि सोचिए कि जम्मू में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बट हम लोगों को नहीं पता कि दिल्ली वाले कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जम्मू वाले कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या बनारस वाले कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या बाकी जगहों पर कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर होता गया, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना आना शुरू हो गया। ये आना जाना जो है, इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों के आइडियाज आपस में मिलना स्टार्ट हो गए। जब लोगों के बीच में आइडियाज का मिलन होना स्टार्ट हो गया कि मैं जम्मू से हूं और कोई दिल्ली से हो, मुझे कह रहा है अरे हमारे दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मैं कहूंगा हाँ भाई मेरे इधर भी कर दिया है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। तो उन्होंने देखा कि अरे इनकी पॉलिसी तो एक ही है, ये तो हर जगह हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो दे स्टार्ट यूनाइटिंग। सो मैं ये कहूंगा कि डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ आइडियाज हो गया। मिक्सिंग ऑफ आइडियाज कह सकते हो आप लोग, मिक्सिंग ऑफ आइडियाज हो गया। जब मिक्सिंग ऑफ आइडियाज हो गया तो भाई साहब दुश्मन हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि हमको लड़ना किसके साथ है, हमको अंग्रेजी हुकूमत के साथ, ब्रिटिश राज के साथ लड़ना है जो हमको गुमराह कर रही है। तो अगेन यहां भी इस चीज ने भी हमको कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया हमने, और यह भी एक रीजन बना हमारे किस चीज के लिए, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैं कहूंगा जो पोर लोग थे, या जो मैं कहूंगा लिटरेट लोग हैं, जो लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ हमारा धर्म ही हमारे लिए सब कुछ है, तो वो लोग तो ऑफ कोर्स, अब मान लेते हैं कि मैं एक पंडित हूं और पंडित वो चुटिया टाइप कुछ रखते हैं, और अंग्रेज आता कहता कि अगर तुम्हें आर्मी में आना है तुम्हें अपनी चुटिया कटवानी पड़ेगी। भाई साहब बताओ, तो कहीं ना कहीं मेरे रिलीजन पर बात आ गई है और मैं उसको नहीं कटवाऊंगा, और स्टिल वो मुझे मारना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑल दैट डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ क्यों हो रही है कि मेरे सर पर वो चुटिया है। या मान लेते हैं कि एक मुस्लिम है, कोई उसकी दाढ़ी है और ब्रिटिशर कह रहे हैं यू हैव टू कट दिस बियर्ड एंड देन यू विल एंटर द ब्रिटिश आर्मी। तो मैं बोलूँगा क्यों भाई, ये मैं तो नहीं काट सकता हूँ इस चीज़ को। तो ये देख रहे हो ये चीज़ क्या है, ये जो चेंजिंग आ रही है सोसाइटी के अंदर। मान लो मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, तो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी कि अरे भाड़ में। अब मान लेते हैं कि आज के टाइम पर अगर ऐसा हो तो क्या तुम लोग प्रोटेस्ट नहीं करोगे? इसका उदाहरण आपके पास आए दिन आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, देखते हो कभी दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी केरला में प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों भाई साहब? कि किसी ने तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोल दिया। तो यहां पर तो तुम्हारे पूरे धर्म को ही चेंज करने की बात की जा रही है। यहां पर पूरे तुम्हारे एक रीति रिवाज को जो तुम लंबे समय से समझते आ रहे हो, हालांकि अगर कोई तुमसे पूछ भी लेता है इस टाइम पर कि सती प्रथा क्यों भाई साहब, तो यू डोंट हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट तुमको दिमाग में यही चीज था कि भाई साहब ये हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। और आज के टाइम पर भी ऐसा होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कभी जो है ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं, अदरवाइज मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। बट कहीं ना कहीं जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, इंसानों के लिए एक नशा है रिलीजन।
आप इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो यहां पर जब तुम्हारे धर्म परिवर्तन की बात आ रही है, जब तुम्हारे धर्म की ऐसे चीजों के ऊपर बात आ रही है जिसको तुम एक लंबे समय से फॉलो अप करोगे, तो तुम तो रिवोल्ट करोगे। और यही हुआ यहां पर। जब देखिए, मैं यहां से अगर कहूं तो मैं ये कहूंगा चलो पढ़े लिखे लोग, आम जनता, तो यहां पर इस पॉइंट से जो आम जनता होगी, जो आम जनता की मैं बात कर रहा हूं, वो इस पॉइंट से जुड़ेगी नेशनलिज्म में। इनके अंदर नेशनलिज्म कैसे आएगा आम जनता के अंदर? तो ये रीजन बनेगा। उसका रीजन क्या होगा? सोशियो एंड कल्चरल, सोशियो एंड रिलीजियस जो रिफॉर्म्स लाएंगे, इससे आम जनता जो है वो अंग्रेज के खिलाफ हो जाएगी। अंग्रेज के खिलाफ हो जाना, अंग्रेजी राज के खिलाफ हो जाना इज कंसिडर एज द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे आएगा, कैसे मेरे अंदर ये जुनून आएगा कि नहीं मुझे लड़ना है इनके साथ, इनको बाहर निकाल देना है यहां से, कैसे हम लोग जो है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर पढ़े लिखे लोग प्लस आम जनता भी इनके साथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है किस चीज का? आपके नेशनलिज्म का। देखिए गाइस, अगर मैं यूरोप सोसाइटी की बात करूं तो यूरोपियन सोसाइटी में भी इस चीज ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। देखो वहां पर उनकी जो लड़ाई थी, अगर मैं यूरोप की जो है बात करूं तो यूरोप में जो फाइट चल रही थी ना, जैसे हम लोगों की लड़ाई किसके साथ थी? ब्रिटिशर्स के साथ थी। इनकी लड़ाई अपने मोनार्क्स के साथ थी। जो मोनार्कल सिस्टम था वहां पर, ठीक है, उसके साथ उसको चेंज करना है और उसको किस में लाना है? डेमोक्रेसी में लाना है भाई साहब। इनकी जो लड़ाई थी वो डेमोक्रेसी में लानी थी। तो इन्होंने देखा कि ये जो मोनार्कल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये काफी डिफेक्टिव है। यहां पर जो है प्रिविलेज्ड सेक्शंस पाई जाती थी कि आधों को टैक्स देना है, आधों को टैक्स नहीं देना था। आधे लोग खुश हैं, आधे लोग जो है अनहैप्पी हैं, आधे लोगों को कोई टेंशन नहीं और आधे लोगों को पूरी सोसाइटी को संभालने की टेंशन है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा कि भाई साहब ये सब क्यों? इसमें इक्वालिटी लाने की बात करो, इक्वालिटी लाओ। अगर टैक्स देना है तो सब लोग देंगे। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा के देख लो, आप रशियन रेवोल्यूशन उठा के देख लो, आप कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर जो हुआ है वो किस बात को लेकर हुआ है? इसी चीज को लेकर हुआ है कि दे सिंपली वांट टू कन्वर्ट देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम मोनार्किकल सिस्टम टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इस चीज के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और इस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं भाई साहब? सिंपल सी बात समझिए, दे हैव आइडियाज इन देयर माइंड्स। लाइक मैं अगर आपको बोलूं इक्वालिटी, मैं आपको बोलूं राइट्स, तो क्या आपके माइंड में कोई इमेज बन रही है इक्वालिटी की? आप बोलोगे नहीं सर, कोई इमेज नहीं बन रही है। मैं कुत्ता कह रहा हूं, मैं शेर कह रहा हूं, मैं एप्पल कह रहा हूं, मैं पेन कह रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज बन रही होगी। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं फ्रेटर्निटी, मैं तुमको बोलूं डेमोक्रेसी, मैं तुमको बोलूं राइट्स, मैं तुमको बोलूं इक्वालिटी, मैं तुमको बोलूं जस्टिस, मैं तुमको बोलूं डेमोक्रेसी, तो तुम्हारे दिमाग में जो है वो कोई इमेज नहीं बनती है। अब तुम्हारे दिमाग में जब कोई इमेज नहीं बन रही है तो तुम आम जनता को कैसे समझाओगे कि हाउ डेमोक्रेसी लुक लाइक, हाउ इक्वालिटी लुक लाइक? क्योंकि यूरोप की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ है, नहीं पढ़ना लिखना जाती है, कुछ ही लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो अब वो आम जनता को कैसे समझाएंगे कि व्हाट इक्वालिटी इज? सो उन लोगों ने सिंपल इसका सोल्यूशन क्या निकाला? दे स्टार्ट ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ दिस थिंग। जैसे उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दिया। कभी सोचना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों बनाया होगा? बिकॉज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी देवी है, एक ऐसे भगवान है जो इक्वालिटी देते हैं, लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। दे स्टार्ट ड्राइंग मल्टीपल इमेजेस ऑफ थिंग्स जिनको उन्होंने अलग अलग नाम दिया। किसी को कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी ऐसे होगी, जैसे ब्रोकन चेन की उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी। क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप देख लेना, उसमें जाकर ब्रोकन चेन का कंसेप्ट वो लेकर आए। ब्रोकन चेन का मतलब क्या था? एंड ऑफ स्लेवरी, यू आर नो लॉन्गर बी अ स्लेव। अब वो चेन जो आपके बाजू में बंधी हुई थी, ब्रोकन चेन, आपको जहां पर सिंबल दिखेगा तो आपके अंडर आप क्या हो? आप फ्री हो भाई साहब। अब इसी चीज को हम इंडियन सोसाइटी में समझने की कोशिश करें तो देखो, इंडियन सोसाइटी पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ते क्या है हम लोग? कोई हिंदी पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है ना, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई हिंदी, ऐसे मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है इंडिया में पढ़ी जाती थी। अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज जो है वो पढ़ी जा रही है। लेकिन कंसेप्ट है मॉडर्न वहां पर इंग्लिश का, लिबर्टी, इक्वालिटी,
तो आप अब अपने लोगों को कैसे समझाओगे कि हमने अंग्रेजों के साथ लड़ना और हमारी लड़ाई जो है वो किस बात को लेकर है? हम लोग अंग्रेजों से और एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के माइंड सेट पर अब ये बैठ गया था दैट इंग्लिश आर सुपीरियर और वी और इंफीरियर। आधे से ज्यादा जनता आपकी जो है वो यही समझती थी। अब आप उन लोगों के अंदर कैसे वो फीलिंग जगाओगे कि भाई साहब लड़ना है ब्रिटिशर्स के साथ, फाइट करनी है ब्रिटिशर्स के साथ। और फाइट क्या है? हम लोग सिंपली ये चीज डिमांड कर रहे हैं इनसे, हम लोग इनसे इक्वालिटी मांग रहे हैं, हम इन लोगों से रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, हम इन लोगों से सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे समझाओगे अपनी जनता को? तो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? यहां के लोकल भाषा को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। हमने वेस्टर्न फिलॉसफी को इंडियन फिलॉसफी मतलब कहने के कन्वर्ट करके आम जनता को समझाना स्टार्ट कर दिया। हमने जो है लोगों को, जैसे बंगाल की बात करें तो वहां पर बंगाली भाषा में लिखा जाने लगा दैट व्हाट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, मैगजीन्स, उस टाइम का जो मीडिया था उस सब को टारगेट करके लोगों में ये चीजें बांटनी स्टार्ट हो गई। जब ये चीज हुई तो इससे क्या हो गया दोस्तों? इससे क्या हो गया? आम जनता जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती है लेकिन बंगाली अच्छे से समझ आती है, हिंदी अच्छे से समझ आती है, संस्कृत अच्छे से समझ आती है, तेलुगु अच्छे से समझ आती है, तमिल अच्छे से समझ आती है, तो वो उन न्यूज़पेपर्स को, उन पैम्पलेट्स को पढ़ना स्टार्ट करेगा। मींस हमने लोकल भाषा में उनको समझाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारे लोग अवेयर होना स्टार्ट हो गए। जैसे आपने देखा होगा 2015 से पहले नोबडी नोज अबाउट फेसबुक। मेरे को खुद गालियां पड़ती थी घर वालों से दैट ये बंदा कैसा है, फेसबुक पे लगा रहता है। और आज मैं देखता हूं मेरे घर वाले मेरे से ज्यादा फेसबुक कर रहे हैं, मैं देखता हूं मेरे घर वाले मेरे से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। क्यों भाई साहब? नाउ दे हैव रियलाइज दैट ये इसमें क्या पावर है, सोशल मीडिया में क्या पावर है। हम लोगों को पता था, मैं तब यूज करता था फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब जब हमारे पास छोटे छोटे वो नोकिया के फोन आते थे हम उस पर देखते थे, रिचार्ज भी बड़ा। लेकिन ये जब से 5G आ गया, 4G आ गया था, हर कोई एक्सेस कर पा रहा है टेक्नोलॉजी को। और हर एक इंसान, एक मजदूर से लेकर जो है देखिए छाया हुआ होता है। ट्रेन में बैठो तो तुम देखना कि पहले ऐसे लगता था कि आप कहीं ट्रेन में बैठो ना, किसी के पास कोई फोन, कुछ ही गिने चुने वो बोलते हैं ना लोग होते थे जिनके पास फोन होता था। लेकिन आज के टाइम पर हर एक छोटे से मतलब एक डेली वेजर जो डेली वेजेस पर काम करता है उसके घर भी जाओगे ना, हर किसी के पास फोन है। तो ये चीज है, देखिए ना। और हर किसी को आज मीडिया की पावर समझ आ रही है यार। किसी को भी कुछ होता है एकदम से लाइव चला जाता है, मेरे साथ ये देखो ये हो रहा है। कितनी सारे आपके आजकल सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है। सो यहां पर अब अंग्रेजी भाषा सब लोगों के समझने की बस की बात तो थी नहीं। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, हमारे जो राइटर्स थे इन्होंने, या जो हमारे लोग थे इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस का जो है वो सॉल्यूशन निकाला कि उनको लोकल लैंग्वेजेस में समझाओ कि हम क्या डिमांड करते हैं। किस लिए? ताकि लोग अवेयर हो जाएं, लोगों को पता चले कि हमारी डिमांड क्या है, वो हमारा साथ दे और साथ देकर क्या करें, हमारे सिस्टम को बदलने की बात करें। तो अगेन दिस इज द अनदर फीचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। समझ आ रही है आप लोगों का? आई होप सो। इससे ज्यादा तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा और क्या ही होगा। तो ये चीजें जो हैं वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे इंडियन के अंदर नेशनलिज्म जो है वो आएगा या आ रहा था, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि इस नेशनलिज्म से डर के ब्रिटिशर्स भी घबरा जाएंगे और वो भी जो है क्या करेंगे दोस्तों, वो लोग भी इस नेशनलिज्म को तोड़ने की, इस नेशनलिज्म को जो है रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम भी हार मारने वालों में से नहीं है। अगेन एक और रीजन यहां पर है दैट इज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड पॉलिसीज। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि बहुत सारी जो पॉलिसीज लगातार ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रही थी, कहीं पर वो हमें जो है चीजें दे रहे हैं, लेकिन कोई चीजें ऐसी हैं, जितनी भी पॉलिसीज उनकी ऐसी थी जिनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, लगातार हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग जो चाहते हैं हम गवर्नमेंट के अंदर खुश नहीं हैं। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं एक जो है ब्रिटिशर्स के लिए जो कहते हैं ना एंटी सेंटिमेंट जो है फीलिंग्स ब्रिटिशर्स के लिए रखेगी। और ये सब चीजें हम इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाएगी।
आपने थ्योरी ऑफ एलिनेशन का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स ने दी है कि सोसाइटी में जब जब जो इंसान एलिनेट होता है वो रिवोल्ट करता है। और एलिनेशन क्या है? जब आप, जैसे मैं अगर आपके घर पे अगर आपको सोचिए आप 4 भाई बहन हो और 2 भाइयों को जो है बड़े हाई फाई मतलब उनको रखा जाता है, उनको महीने पे खर्चा भी अच्छा दिया जाता है, बट आप 2 भाइयों जो होंगे 2 भाई उनको कम दिया जाता है, तो यू विल सफ़र फॉर सम टाइम, आप एक टाइम तक सफ़र करोगे, लेकिन एक दिन आप ज़रूर अपने फैमिली को बोलेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। हमारे घरों पे जो हमारे मतलब देखा होगा आपने, भाई बहन, आपने अपने सोसाइटी में एक चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा कि भाई बहन जब छोटे होते बड़ा प्यार होता है उनमें, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी बीवी आ जाती है, शादी होती है, फिर एकदम से उनके घर कहीं कहीं तो बड़े पीसफुल तरीके से सेपरेट होते हैं कि हाँ भैया हम बड़े हो गए, अब हमें अपना घर संभालना चाहिए, पीसफुल। लेकिन कई जगहों पर आपने लड़ते हुए भी देखा होगा, छोटी छोटी चीज़ों पर, प्रॉपर्टी के ऊपर। वो भाई जो बचपन में खिलौना शेयर कर रहे थे, आज वो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते हैं और फिर जो है एक दूसरे के ऊपर एक्सक्यूज भी लगाते हैं कि इसको आपने ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया, ऐसा भी चीजें हुई हैं। तो वो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। क्यों? उसको लगता है कि उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जब आपकी ये लोग जो हैं वो लगातार एक्सप्लॉइट होंगे, तो भाई साहब हमारा क्या होगा? रिवोल्ट होगा। तो यही चीजें हम लोगों के साथ जब होंगी तो हम लोग चलेंगे एक नई राह पर, और उस राह पर अब चलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहां पर जो है अब सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशंस होंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स होंगी। डिमांड्स ब्रिटिशर्स राज से होंगी कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हमें हर चीज दो। क्लियर है गाइस? तो ये था आज के लिए आपका क्या चीज? ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सिर्फ आपको समझाना दैट हाउ द फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट्स, फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कैसे होती है। नाउ जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। देखिए दोस्तों, हमारे इंडियंस ने जब ये चीज को नोटिस किया कि हम लोग, या हमने जो अभी पीछे फैक्टर्स को डिस्कस किया, दे ऑल लीड्स us to a new phase of history, जहां पर अब हमारे लोग क्या करेंगे? एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा? ब्रिटिशर्स को उनको बताना कि हम इंडियंस को, तुम लोग जो लाइट समझ रहे हो, इतना लाइट हमको मत लो, हमको थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करो, क्योंकि अब टाइम वो नहीं है, तुमने जितना हमें एक्सप्लॉइट करना था वो कर दिया। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है लगातार हम लोगों ने जब देखा कि हम इंडियंस में यूनियंस वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, तो इंडिया में ना अलग अलग जगहों पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, लोकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो गठन होना स्टार्ट हो गया था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का बनना स्टार्ट हो गया था। जब ऑर्गेनाइजेशंस के बनने की शुरुआत जब हो गई, तो ब्रिटिशर्स थोड़े से अलर्ट हो गए कि उन्होंने देखा कि जगह जगह पर लोग जो हैं वो यूनियंस फॉर्म कर रहे हैं, और ये यूनियंस कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंजिंग फोर्स बन सकती हैं इन नियर फ्यूचर। सो उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये छोटी छोटी यूनियन बनाने से अच्छा है हम आपको पूरा तरीके से एक जो है परमिशन देते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो जो हम ब्रिटिशर्स को बताए कि हमको क्या करना है। वन फॉर दैट रीजन उन्होंने हमें आईएनसी बनने के लिए जो है वो कहा, और हमने आईएनसी जो है वो बना दी। तो इतना सा आप याद रखिए आईएनसी के बारे में, तो बहुत है। तो चलिए आईएनसी के बारे में देखते हैं, आईएनसी के बारे में क्या हमें पता होना चाहिए। तो some of the educated Indians become active in taking the localized political activities on pan India level of 1870s 1870 के टाइम पर की बात है। कुछ हमारे इंडियंस लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल लेवल जो फील कर रहा है, इन प्रॉब्लम्स को हम लोग पैन इंडिया लेवल पर ले जाएं, थोड़े हाई लेवल पर ले जाएं, जहां हर लोग और ब्रिटिशर्स भी समझें कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये कैसे सफर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने इसका जिम्मा ले लिया। मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड, बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनना स्टार्ट हो गई इन डिफरेंट पॉइंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई एक पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी लोकल लेवल, मैं आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, लोकल लेवल पर। लोकल लेवल से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, मान लेते हैं कि ये इंडिया है, एक इधर ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी साउथ ऑफ इंडिया में, कहीं तमिलनाडु में, एक बॉम्बे में बनी होगी, एक बंगाल में बनी होगी, एक एमपी में बनी होगी, एक ओडिशा में बनी होगी। तो ये अलग अलग ये लोकल लेवल पर जो है ये बन रही थी। नाउ
अब इट्स टाइम टू यूनाइट ऑल दीज थिंग्स। तो अब ये सब लोग इकट्ठा होंगे एक जगह पर, सब ये ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होंगी एक जगह पर और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे। समझ रहे हो आप इस बात को? पहले लोकल लेवल पर और उसके बाद एक नई बनेगी कांग्रेस। तो ये कह रहा है कि कांग्रेस के बनने से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया में काम कर रही थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर द मेजर टाउन ऑफ इंडिया व्हिच मेट इन December 1883 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आनंद मोहन बोस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मिंग अ नेशनल पार्लियामेंट। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में एक बात छेड़ी गई कि क्यों ना हम लोग जो है वो अलग अलग लोकल लेवल पर जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, क्यों ना हम लोग एक जगह पर इकट्ठे हों, एक जगह इकट्ठे होकर हम एक बड़ी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करें। इसके चलते उन लोगों ने दिसंबर 1883 में डिसाइड किया और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट चुने, आनंद मोहन बोस को चुना और इनके नेतृत्व में इन्होंने कहा कि हम लोग एक नेशनल पार्लियामेंट बनाएंगे। व्हाट दिस नेशनल पार्लियामेंट लुक लाइक? ये नेशनल पार्लियामेंट क्या होगा? जहां पर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंसान होंगे, हर एरिया से इंसान होंगे, मद्रास से भी होगा, बॉम्बे से भी होगा, दिल्ली से भी होगा, ये से भी होगा, हर जगह मतलब प्लेस ऑफ इंडिया से लोग इस नेशनल पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। और ये नेशनल पार्लियामेंट जो है वो जब इनको जरूरत जिस चीज की होगी, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स इनकी डिमांड को नहीं सुनेंगे तो भाई साहब फिर कुछ एक्शन होगा। तो इसके लिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस मेट एट कलकत्ता। दूसरी इनकी जो कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस इनकी हुई 1883 में, दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई इनकी, ऑल ओवर इंडिया डेलीगेट्स इसमें क्या है? ऑल ओवर इंडिया। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर मेजर, यहां पर देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल मेजर टाउन्स ऑफ इंडिया। जितने उस टाइम के मेजर टाउन थे इंडिया के, उनमें जिस भी इंसान को, जो प्रोमिनेंट इंसान था, जो किसी मूवमेंट को चला रहा था या जो वहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उनको बुलाया गया था कि आप सब आए, आप मिलकर इस पर जो है वो काम करेंगे। और इन लोगों ने फिर सेकंड मीटिंग की 1885 में कलकत्ता में, वेयर इट वाज ओवरटेकन बाय A.O. ह्यूम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहां पर A.O. ह्यूम ने इनको कहा कि बिल्कुल मैं आपको जो है वो क्या दूंगा दोस्तों, मैं आपको जो है, हम लोग जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा ऑल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाउएवर दीज एसोसिएशन हैड अ लोकलाइज्ड एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन, सून दे नीड टू फेल्ट फॉर ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि देखा जाए तो क्या चीज थी, ये जो एसोसिएशंस थे, ये एसोसिएशन जो हैं ये लोकल लेवल पर बने हुए हैं। ये सारे एसोसिएशंस लोकल लेवल पर बने हुए हैं। नाउ इट्स टाइम टू कि एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हमारे पास क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एरिया ऑफ जो है मतलब डिफरेंट एरियाज के लोग जो हैं वो एक जगह यूनाइट हो और हम लोग जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। तो A.O. ह्यूम ने इनको कहा कि ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। The credit for giving a concrete and final shape to the political organization goes to retired British civil servant A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवन होम। Due to A.O. ह्यूम्स effort, the support of Indian leaders and National Congress was formed in December 1885। तो 1885 में, दिसंबर 1885 में दोस्तों किसका गठन होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है बॉम्बे में। ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज की आपने नाम याद रखना है, का नाम रखोगे तेजपाल, TAJ, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बॉम्बे में। और ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 72 डेलीगेट्स, मतलब 72 लोग, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यहां पर आती हैं और A.O. ह्यूम वहां पर है और उनके साथ मिलकर ये लोग 1885 में क्या बना देते हैं दोस्तों? 1885 में फॉर्म कर देते हैं क्या चीज? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है। तो देखिए सेफ्टी वैल्यू थ्योरी लेकर आए थे A.O. ह्यूम। बेसिकली इस थ्योरी में ये बात की गई थी कि इंडियंस को जो परमिशन मिली थी एक पैन इंडिया लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की, जिसको INC कहा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन था?
तो एओ हयूम एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी लेकर आ रहे हैं और इस सेफ्टी वैल्यू थ्योरी के अंडर ही आईएनसी की फॉर्मेशन होती है। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट कांग्रेस जो है ये एओ हयूम किसके अंडर या जो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या चीज इंडियंस को दी जा रही थी। तो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड आईएनसी और एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईएनसी। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा कि सेफ्टी वैल्यू थ्योरी को आईएनसी के साथ आपने रिलेट करना है। तो देखिए सेफ्टी वैल्यू थ्योरी में क्या बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्चुअल पर्पस जो था एओ हयूम का वो क्या था। एक्चुअल जो पर्पस था एओ हयूम का बिहाइंड द फॉर्मिंग द आईएनसी, वो देखिए एओ हयूम सेफ्टी वैल्यू थ्योरी लेकर आ रहे हैं किस मकसद के साथ। जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा कि जो आईएनसी है वाज टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वैल्यू टू द ब्रिटिश रूल अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसकॉन्टिनेंट ऑफ इंडियंस। लगातार इंडियंस के अंदर जिस तरीके की जो है आप कह सकते हो कि जिस तरीके की नफरत या जिस तरीके से इंडियंस को लगातार ये चीज फील कर रही थी कि हम लोग डिसकंटेंट हो रहे हैं, हम लोगों को हल्के में लिया जा रहा है, हम लोगों की डिमांड्स को जो है वो सुना नहीं जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं जो है वो डर था इस बात से कि आज अगर इंडियंस जो हैं कल को अगर ये फिर से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे तो दे सिंपली वांट व्हाट। देखिए यहां पर वो इंडियंस को कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, हम आपकी सुनेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहा उन्होंने कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ आप लोग, तो हमने आईएनसी बना दी। आईएनसी यहां पर गाइस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का काम करेगी, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बल्कि एक प्रेशर ग्रुप का काम करेगी। पॉलिटिकल साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं सो पॉलिटिकल साइंस में वर्ड यूज होता है प्रेशर ग्रुप। आज के टाइम पर भी बहुत सारे सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप्स पाए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें तो एक दूसरे से अलग है। जहां पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का काम करती है, प्रेशर ग्रुप सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेशर डालने के लिए, किसी अपनी एक मकसद को पूरा करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। सो जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडिंग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ऐसे सो मेनी प्रेशर ग्रुप्स आज के टाइम पर आपको हमारी सोसाइटी में दिखाई देते हैं। सेम वैसे ही ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अलो कर दिया कि ठीक है आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो। अब देखो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इंडिया में बनी हुई हैं, तो अब एक नेशनल लेवल पर इनको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी और ब्रिटिशर्स ने इनको परमिशन भी दे दी। और जो आइडिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कौन लेकर आए थे? एओ हयूम। हालांकि इंडियंस का ये आइडिया था बेसिकली, लेकिन इसको फ्रेम करने में, इसको शेप देने में जो काम किया वो एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एओ हयूम, जिन्होंने इसको फॉर्म किया 1885 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट बॉम्बे। ये चीज याद रखेगा। चलिए एमसीक्यू जब इस पर रहेंगे तब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था आईएनसी के पीछे, जो मकसद था यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने का, वो क्या था? सबसे पहले टू प्रमोट एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। सबसे पहले हम जो इंडियंस चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बने, उसके पीछे हमारा मकसद यही था कि हमारे जितने भी लोग हैं इंडियंस के अंदर, जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, अब देखो इसमें 72 डेलीगेट्स आ रहे हैं और ये 72 डेलीगेट्स कोई एक स्टेट से नहीं है, बल्कि कोई साउथ से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। तो अलग अलग लीडर्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर जो है वो काम करेंगे, जहां पर हर एक जो है एरिया की जो है वो सुनवाई होगी। जैसे आजकल आपकी राज्यसभा या लोकसभा की अगर हम बात करें, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो हैं जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, सेम वैसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें इनको परमिशन तो नहीं है पार्लियामेंट में बैठने की, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर तमाम इंडिया के लीडर्स या प्रोमिनेंट जो थिंकर्स हैं या जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज उस टाइम पर हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगी, जहां पर डिस्कशन होगी, प्रॉब्लम्स एक दूसरे की शेयर करेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो काम कैसे करना है इसके बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स। हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे एंड साथ ही साथ हम प्रेजेंट करेंगे पॉपुलर डिमांड्स को बिफोर द गवर्नमेंट के सामने विद एन एम टू यूनिफाई पीपल ऑल ओवर द कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल। जो जिस तरीके से पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया को पॉलिटिकली स्पेयर में देखें तो अलग अलग तरीके से रूल किया जा रहा है। अगर एक रूल एक एरिया के लिए है तो वो रूल दूसरे एरिया में नहीं होता था। तो यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन
रेगुलेशंस है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी वैरी करती थी। तो हम कहते थे कि नहीं, रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, और इंडिया के लिए जो इंडियन लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं जिन पर आप गवर्न कर रहे हो, एटलीस्ट उनके वेलफेयर के लिए चीजें होनी चाहिए। सो इन लोगों ने इस मकसद के साथ आईएनसी को फॉर्म किया, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए यही चीज मैं आपको तब से बता रहा हूं कि अलग अलग लीडर्स अलग अलग देश मतलब एरिया से कंट्री के प्रोवाइड देम अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर ये अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे। अब जहां पर ये लोग बैठेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि हमारे यहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब साउथ वाला शेयर करेगा कि मेरे साउथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बंगाल वाले अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सेंट्रल इंडिया वाले अलग करेंगे, वेस्ट वाले अलग करेंगे। तो ओवरऑल हर जगह के लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, सबको पता चलेगा, आइडियाज शेयर होंगे यहां पर, ठीक है ना। To foster a spirit of common belonging among the Indians by removing the racial, religious and caste prejudices. सोसाइटी के अंदर जो बुरी चीजें थी जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी लगातार डिवाइड हो रही थी, उन पर काम करने की जरूरत थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन उन सब चीजों पर काम करेगी ताकि ये इंडियंस के अंदर एक यूनिटी जगा सके, और यूनिटी जो है जगाकर हम लोग अपनी जो डिमांड है उसको पूरा करवा सके। गाइज, आईएनसी जब शुरू में बनी थी, इनका कोई मोटिव नहीं था कि हम लोग देश को आजाद करवाएंगे, नहीं। दे सिंपली वांट व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। ये अपनी पहचान जो है वो मांग रहे थे। ये ब्रिटिशर से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है, आप हम पर रूल करते हो, लेकिन हमको हमारी पहचान जो आपने हमसे छीन ली है, हमारी पहचान हमें दे दो। पहचान से मेरा मतलब ये है कि हमें भी जो है कहीं ना कहीं निगलेक्ट जो आप लोग लंबे समय से कर रहे हो, हमें निगलेक्ट करना बंद कर दो। आप कोई भी पॉलिसी लेकर आते हो, आप एटलीस्ट इंडियंस को जो है उसमें रखें, उस पॉलिसी मेकिंग में रखें, सो दैट जो है जब भी आपकी कोई पॉलिसी हो, क्योंकि इंडिया जो है, जिस इंडिया को ब्रिटिशर्स देख रहे हैं वो इंडिया अलग है, जिसको हम इंडियंस देखते हैं वो इंडिया अलग है। ये कैसे अलग है? अंग्रेज ये नहीं देखता था कि इंडियन सोसाइटी जो है वो कास्ट के बेस पर डिवाइड है, वो रिलीजन के बेस पर डिवाइड है। आपका एक कानून एक कम्युनिटी के लिए फायदा हो सकता है, ऑन द अदर हैंड दूसरी के लिए ये नुकसान भी हो सकता है। तो आपको जब भी कोई नया रूल या रेगुलेशन इंडिया के अंदर लाना है तो एटलीस्ट इंडियन को पूछ कर लाइए, हम आपको बताएंगे कि कौन सा रूल हमारी सोसाइटी पर वर्क करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जिससे हमारी सोसाइटी में पाए जाने वाली जितनी भी चीजें होंगी उनको हम खत्म करेंगे। टू प्रमोट मॉडर्न नेशन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ हम लोग जो हैं वो इंडिया की आइडेंटिटी को जो है वो मांग कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की पहचान जो आप लोगों ने हमसे छीन ली है, हम उसको मॉडर्न वे में डिमांड। देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में अब यहां से गाइज अब इंडिया का कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो गया था। हालांकि इससे पहले आप जो जिस आपको हम जैसे हम कहते हैं कि इंडिया कब बना, तो इंडिया बना है 1947 में, 1947 में इंडिया बना है। उससे पहले हम लोग जो हैं वो इंडिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 1885 से कांग्रेस के बनने के बाद हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया को बनाने के लिए, और उससे पहले अगर हम इंडिया को देखें तो वो इंडिया नहीं था। इस इंडिया में अलग अलग राज्यों का राज्यों का रूल हुआ करता था, और ये इंडिया जो है वो डिवाइडेड था। हाँ, मौर्यन एम्पायर में अखंड भारत का हमें कहीं ना कहीं पर आइडिया मिलता है, जो अशोका के टाइम पे था, जो अफगानिस्तान से लेकर जो है साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका भी उसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद कभी इतना बड़ा एम्पायर किसी के अंडर नहीं बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल्स के अंदर भी जो है इंडिया डिवाइड था, इंडिया के नॉर्थ में अलग था, इंडिया के साउथ में अलग रूलर हैं, एंड इंडिया पूरा इस तरीके से डिवाइड हो गया था। सो यहां पर जो कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस सिंपली किन चीजों के लिए काम कर रही है? अपनी पहचान के लिए, अपने लोगों के लिए भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, और साथ ही साथ मॉडर्न वर्ल्ड में हम इंडिया को पहचान दिलाना चाहते थे। ठीक है गाइस, तो ये थे आपकी आज की वीडियो का, जो आपकी वीडियो में आपकी आज के लिए लेकर आया था, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि ग्रोथ कैसे हुई नेशनलिज्म की, और ग्रोथ जब हुई देखिए नेशनलिज्म की ग्रोथ होगी तभी तो हम लोग आईएनसी को फॉर्म करेंगे, तभी तो हमारे लोगों के अंदर ये चीज होगी कि अरे हम लोग काफी टाइम से निगलेक्ट हो रहे हैं, और हमें जो है एक देश के अंदर रहकर एक ब्रिटिश राज से जो लड़ना है, तो उसको हम कैसे लड़ेंगे? तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे। तो आईएनसी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर तमाम इंडिया के, जिसमें यह नहीं देखा गया कि कोई लोअर कास्ट का है, कोई हायर कास्ट का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग मिले, एकजुट हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, और यही ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर कैसे ब्रिटिशर्स के नाक में दम करने वाली है, ये हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड
करेंगे। हाँ, मैं एक और चीज आपको जाते जाते बता दूं कि कांग्रेस का जो वर्किंग टाइम जो होता था वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि कांग्रेस काम कैसे करती थी। कांग्रेस जो है हर साल एक सेशन करती थी, हर साल इनका दिसंबर के महीने में एक सेशन होता था। सेशन मतलब इसमें तमाम लीडर्स जो हैं एक जगह पर इकट्ठे होते थे, जहां पर एक प्रेसिडेंट होता था, जहां पर ये डिस्कस करते थे कि आगे अब हमारा मतलब डिस्कशन होती थी कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो इनके जो हमें सेशंस को भी पढ़ेंगे क्योंकि सेशंस पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कौन सा सेशन, मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सेशन है वही करवाऊंगा। इनके बहुत सारे सेशन हुए हैं लेकिन आपको इतने याद नहीं रखने। जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो याद रखिए, जैसे कौन से सेशन में हमने स्वराज की डिमांड की, कौन से में हमने फंडामेंटल राइट्स मिले हमें, कहां पर हमने कौन सी डिमांड की है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं, विराम देते हैं। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपके जो भी व्यूज हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी जो बच्चे आज नए और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, चैनल वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चले गाइज, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइज। थैंक यू सो मच।